लिगामेंट्स मैंने क्या कहा, ये वो रेगुलर टेंस टिश्यू होते हैं जो बोन टू बोन को जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं। यस सर। ठीक है, तो नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि बोन टेंडन्स और लिगामेंट्स में क्या फर्क है। एक डेंस कनेक्टिव टिश्यूज है विच इज ज्वाइनिंग द मसल्स विद द बोन, वन इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू विच इज ज्वाइनिंग बोन विद द बोन। इसके अंदर व्हाइट कोलेजन फाइबर ज्यादा अमाउंट में होते हैं, इसमें येलो कोलेजन फाइबर्स लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। ये वाला इनइलास्टिक होता है, ये स्लाइटली इलास्टिक भी होता है, क्योंकि जो लोग तुम देखना बॉडी मूवमेंट करते रहते हैं उनमें बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें देखना बहुत ज्यादा बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी होता है, क्योंकि उनके बोन ज्यादा, तो ज्वाइंट्स ज्यादा है, जितनी ज्यादा ज्वाइंट्स होंगे और खुले हुए होंगे उतनी ज्यादा बॉडी मूवमेंट होगा, हाँ या नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बॉडी मूवमेंट और जो ज्वाइंट्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, कम होने लगती है नहीं होती है, होती है ना। अब मान लो मैं प्रैक्टिस करते रहता हूं, ठीक है, तो मेरे ज्वाइंट्स फिर भी खुले हुए रहेंगे। जो आदमी न दौड़ता है न कुछ करता है, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है, तो उनके जो ज्वाइंट्स होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, वो जकड़ जाएंगे। इसका छोटा सा एग्जांपल ऐसे ले लो, मान लो किसी आदमी को फ्रैक्चर हो गया, अब उसने 2 महीने तक हाथ ऐसे जोड़ के रखा, 2-3 महीने तक ऐसे रखा, क्या जब उसका प्लास्टर कटेगा तो नॉर्मल अपने लाइफ कुछ नहीं लगेगा। नो सर। क्या हुआ फिर, उसके बोन जुड़ गए, मसल्स भी जुड़ गए, फिर क्या हुआ, फर्क ये पड़ा कि जो ज्वाइंट्स थे ना उनका मूवमेंट तो हुआ नहीं होने के कारण क्या हुआ, वो जाम हो गए। वहां पर आपके लिगामेंट्स के जो आपके ये येलो कोलेजन फाइबर ये जमा होने लगे, तो उसके मूवमेंट को वो कट डाउन करेंगे कि नहीं करेंगे। इसीलिए देखना जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि कुछ दिन जैसे ही रिवाइव होना शुरू होता है कि धीरे धीरे आप मूवमेंट करना शुरू करिए। मूवमेंट शुरू कीजिएगा तो वहां पर जो फाइबर जम रहा होगा वो जमेगा नहीं, अदरवाइज जब आप मूवमेंट नहीं करोगे तो वहां पे फाइबर्स जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे और आपकी मोबिलिटी के उस जगह की मोबिलिटी को वो रिड्यूस डाउन कर देंगे कि नहीं कर देंगे। यस सर। आ रहा समझ में। यस सर। तो यदि हम आपसे पूछे कि टेंडन्स और लिगामेंट में फर्क क्या है, बता सकते हो। यस सर। पहला, इट ज्वाइन मसल्स विद द बोन, इट ज्वाइन बोन विद द बोन। जो टेंडन्स होते हैं इनके अंदर व्हाइट कोलेजन फाइबर ज्यादा होता है, इसमें येलो कोलेजन फाइबर होता है। इसके अंदर इनइलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसके अंदर इलास्टिसिटी % होता है। सो दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट द टेंडन्स विद द लिगामेंट और नॉट। यस सर। ठीक है, तो ये भी समझ में आता है। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द स्केलेटल टिश्यूज। नेक्स्ट किसकी तरफ मूव करेंगे, स्केलेटल टिश्यूज। जो स्केलेटल टिश्यूज होते हैं ये ब्रॉडली नाम से ही क्लियर है, दे विल बी फॉर्मिंग द बॉडी स्केलेटन ऑफ द बॉडी और नॉट। ठीक है, तो स्केलेटन जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है वो उनके अंदर एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन क्या होता है समझो। मैंने कहा कि स्केलेटन जो होता है वो 2 तरह का होता है, एंडोस्केलेटन सिस्टम एंड एक्सोस्केलेटल सिस्टम। आ रहा है समझ में। मैंने कहा स्केलेटल टिश्यूज क्या है, वो टिश्यूज जो बॉडी स्केलेटन को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बॉडी स्केलेटन को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बॉडी स्केलेटन कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एंडो मतलब अंदर, इनसाइड। एंडो का मतलब क्या हुआ, इनसाइड। यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्केलेटल सिस्टम है तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एंडोस्केलेटल सिस्टम। यदि किसी एनिमल के बॉडी के ऊपर एक हार्ड सरफेस है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट सेफ। ठीक है, बॉडी सरफेस पे हार्ड सरफेस है which is making the shape of the body, so that will be responsible, that will be called as what, exoskeletal system. For example, आप लोगों ने मक्खी, मच्छर,
कॉकरोच, ये सब देखा है? यस सर। ठीक है। उसके अंदर हड्डी होती है? उसके अंदर हड्डी होती है? नहीं होती है। ठीक है। हम ऐसे मजाक में भी कहते हैं कि कोई मच्छर यदि खाने कौन सा उसके अंदर हड्डी होता है जो तुम्हें कोई दिक्कत पहुंचेगा? गया अंदर तो गया अंदर। ठीक है। तो उनके अंदर कोई हड्डी नहीं होता, तो क्या उनका बॉडी शेप नहीं होता है? होता है। तो बॉडी शेप है, इसका मतलब बाहर बॉडी के बाहर में कोई हार्ड सरफेस है जो उसके शेप को मेंटेन किए हुए या नहीं? Yes, यदि sir. वो सरफेस हार्ड नहीं होता तो क्या उसके शेप को मेंटेन कर पाता? नो सर। तो ऐसे स्केलेटन को हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। Exoskeleton. जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, अर्थवर्म हो, कॉकरोच हो, ये सब जितने इंसेक्ट है सब, इनके अंदर कोई भी एंडोस्केलेटन नहीं था। बाहर का सरफेस होता है वो हार्ड होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच दे हैव गॉट ए प्रॉपर बॉडी शेप और नॉट, सो दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सोस्केलेटन। अब हम लोग अपनी बात करते हैं, जो वर्टिब्रेट्स है, हमारे अंदर एक स्केलेटल सिस्टम है या नहीं है? एक मिनट के लिए सोचो, तुम्हारे स्केलेटल सिस्टम को बॉडी से बाहर निकाल दें, फिर तुम्हारी बॉडी का शेप क्या रह जाएगा? बैठ जाएगी। कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे बॉडी के शेप को बनाए हुए रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? Skeleton. स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन। अब जो एंडोस्केलेटन होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। ये दो चीजें कौन कौन सी चीजें हैं? वन इज बोन एंड अनदर इज कार्टिलेज। जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारी बॉडी को शेप को बनाए हुए है, वो दो चीजें हैं, बोन एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज को हम सॉफ्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हमारा कान है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। क्या कान का एक प्रॉपर शेप है या नहीं है? यस सर। लेकिन हमें दबाए हैं तो दब जाएगा कि नहीं दब जाएगा? तो ये सॉफ्ट बोन है। ठीक है। तो ये कार्टिलेज है। तो इसका मतलब हमारे बॉडी के एंडोस्केलेटन में कार्टिलेज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर मेकिंग द बॉडी शेप और नॉट है। यस सर। हमारे उंगलियों में जो ये उंगलियों का शेप है, तो यहाँ पे यहाँ दो जगह पे ज्वाइंट है, और ये क्या है? ज्वाइंट है। इसके अलावा बीच में से मैं चाहूंगा मुड़ जाएगा? नो सर। मैं चाहूंगा यहाँ से हाथ मुड़ जाए, बीच में से मुड़ जाएगा? मुड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ बोन है, यहाँ बोन है, कोई ज्वाइंट नहीं है। ठीक है। तो बोन है, तो बोन हार्ड होता है, ये नहीं कि थोड़ा सा ही मुड़ जाएगा, कुछ नहीं मुड़ेगा, क्योंकि बोन हार्ड होता है। हार्ड वो होने के कारण क्या होगा? थोड़ा सा ही मुड़ेगा तो टूट जाएगा, है या नहीं? तो क्या बोला? तो एक चीज क्लियर है यहाँ पर कि जो एंडोस्केलेटन होते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, बोन एंड कार्टिलेजेस। जो बोन्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, कार्टिलेजेस जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, हाँ या नहीं? यस सर। इसके अलावा जो बोन्स होते हैं उनमें ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है, क्योंकि जो बोन होता है, मान लो ये बोन है, ठीक है, तो बोन के में देखोगे ना, छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं, ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, क्योंकि जो ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, ये सारे के सारे इन बोन मैरो के अंदर, बोन के अंदर बनते हैं। तो बोन के अंदर बनते हैं तो बोन से बाहर तो आते होंगे। अब बोन बाहर आने के लिए कोई ना कोई पोर तो होना चाहिए, चारों तरफ से बंद रहेगा तो कैसे बाहर आ जाएगा? तो इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट्स है, ये बाहर आते हैं। लेकिन कार्टिलेज के अंदर ऐसा कोई पोर नहीं होता है। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब एक चीज और हो गया कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो बोन में प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज में नहीं प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए यहां से आप कार्टिलेज को काट दीजिए, बहुत ज्यादा खून नहीं बहेगा, थोड़ा सा खून बहेगा, क्योंकि स्किन पे जो ब्लड कैपिलरीज होंगे ना उनसे, उसके अलावा खून नहीं बहेगा। लेकिन मान लो मैं यहाँ से बोन को तोड़ दूं, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत सारे होंगे, तो खून बहुत सारा आएगा या कम आएगा? बहुत सारा आएगा। आया समझ में? तो बोन और कार्टिलेजेस में हम बात करें तो बोन हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, पोरस होते हैं। पोरस मतलब छेद वाले। लेकिन जो कार्टिलेज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, नॉन पोरस होते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। इसके अलावा यदि हम बात करें
तो बोन्स होते हैं वो एक स्पेशल सेल के बने होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स। क्या कहते हैं? Osteocyte cell. ऑस्टियोसाइट सेल्स। और कार्टिलेज होते हैं वो कॉन्ड्रियोसाइट सेल से बने होते हैं। तो यदि सी से नाम से क्लियर है, कॉन्ड्रियोसाइट मतलब कार्टिलेज वाले, ऑस्टियो वर्ड कहीं पे भी आएगा तो इसका मतलब है वो बोन से रिलेटेड है। ठीक है, तो बोन किस सेल का बना होता है? ऑस्टियोसाइट सेल्स। और कार्टिलेज कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स। इसके अलावा बोन जो होता है दैट इज आल्सो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। जो हम दूध पीते हैं, दूध पीने से बोन मजबूत होता है या नहीं मजबूत होता है? मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? एग्जैक्टली, दूध में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम को बोन जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्टिलेज भी एब्जॉर्ब करता है? No sir. नहीं, यदि कार्टिलेज एब्जॉर्ब करता तो वो भी हार्ड होता, लेकिन क्या वो हार्ड है? नहीं। तो इसका मतलब है कि कैल्शियम और फास्फोरस होता है उसको स्टोर करने की एबिलिटी बोन के अंदर होती है, लेकिन कार्टिलेज के अंदर नहीं होती है। आ रहा है समझ में? Yes sir. हाँ या नहीं? Yes sir. इसके अलावा बोन्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स और सेल्स आर फॉर्म्ड, लेकिन कार्टिलेज के अंदर इस तरह के कोई भी सेल्स फॉर्म नहीं होते हैं। सो दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट द बोन विद द कार्टिलेज और नॉट। एग्जाम में तुम्हारा या तो टेंडन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज इनमें डिफरेंस पक्का पूछा जाता है। बता सकते हो? Yes sir. हाँ या नहीं? Yes, sir. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें? No, sir. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्लूइड टिश्यूज के बारे में। किसके बारे में? फ्लूइड टिश्यूज। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। समझ में आ रहा है? बोन और कार्टिलेज को आप कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट करोगे? मैं ये बोन है तो क्या बोन है? तुमने क्यों कहा ये बोन नहीं है? क्योंकि ये ना तो हार्ड है, ना पोरस है, ना इसमें सेल्स बन रहे हैं। दे आर नॉट मेड ऑफ ऑस्टियोसाइट सेल्स, दे आर मेड ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक इसमें नहीं है, इसीलिए ये बोन नहीं कहलाएगा। आगे समझ में? Yes sir. Sir. नेक्स्ट, तो कुछ चीजें जो होती हैं वो एक्जिस्टेंट होती है, वही उसके शेप को नहीं बनाए रखते हैं। मान लीजिए गाय के सर पे सिंग होता है, क्या वो सिंग ही उसके पूरे शेप को बनाए रखता है? No sir. उसके पूरे शेप को बनाए रखने के लिए उसके अंदर का जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जिसके अंदर एंडोस्केलेटन होगा उसके अंदर एक्सोस्केलेटन नहीं होगा वेरी स्मॉल अमाउंट में। जैसे हमारे अंदर नेल्स होते हैं वो एक्सोस्केलेटन का करते हैं, ये हार्ड है। ठीक है, हेयर्स हैं ये भी हार्ड होते हैं, डिजेनरेशन की प्रॉपर्टी होता है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन यही हमारे शेप को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो जो एंडोस्केलेटन जिसके अंदर होता है उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जिसके अंदर एक्सोस्केलेटन होगा एंडोस्केलेटन उसके अंदर नहीं होता है। आगे समझ में? और जब हम एंडो एक्सोस्केलेटन बात करते हैं तो वो है कि उसके मेन शेप ऑफ द बॉडी को शेप को मेंटेन रखने के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है उसके बारे में। आया समझ में? Yes sir. तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द फ्लूइड टिश्यूज। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे हम फ्लूइड टिश्यूज। अब देखिए, जब हम फ्लूइड टिश्यूज की बात करते हैं, आपके बॉडी के अंदर जो मेन फ्लूइड है, दो तरह के फ्लूइड है। एक तो वह है ब्लड और दूसरा जो फ्लूइड है वो है लिम्फ। ये दो फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें जो मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है, मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है आपके बॉडी के अंदर वो है ब्लड। वो क्या है? ब्लड। अब जो ये ब्लड है, तो यदि आप ब्लड देखो तो ब्लड एक पानी की तरह होता है या डेंस फ्लूइड होता है? पानी की तरह नहीं होता है, डेंस फ्लूइड होता है। तुम एक काम सुनो, इसको ऐसे समझो, पानी होता है ना, पानी में थोड़ा सा आटा मिला दो तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी?
बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसकी फ्लूइडिटी घट जाएगी, उसकी फ्लूइडिटी घट जाएगी। इसमें पानी डाला तो फैल जाएगा, और उसमें थोड़ा सा आटा मिला दिया, उसके बाद डाला तो उतनी तेजी से फैलेगा वो? नो सर। नहीं, मतलब उतनी तेजी से फ्लो नहीं करेगा, मतलब वो एक डेंस विस्कस फ्लूइड बन गया। उसी प्रकार ब्लड जो होता है, ठीक है, उसको तुम डालोगे ना तो वो फैल नहीं जाएगा, गाढ़ा सा सॉल्यूशन होता है। ब्लड जो होता है वो एक गाढ़ा सा सॉल्यूशन होता है, तो उसे हम कहते हैं विस्कस फ्लूइड, उसे डेंस विस्कस फ्लूइड कहते हैं, डेंस विस्कस फ्लूइड। तो जो ब्लड होता है वो डेंस विस्कस फ्लूइड है। अब पानी में मुझे डेंस विस्कस फ्लूइड बनाना था, तो मैंने क्या मिलाया था? आटा। आटा। आटा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? नो। सॉलिड। तो मतलब मैंने एक लिक्विड के अंदर जब सॉलिड मिलाया तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई। उसी प्रकार जो ब्लड होता है, ब्लड भी दो पार्ट को मिलकर बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड पार्ट एंड ए सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट एंड ए सॉलिड पार्ट। तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और जो सॉलिड पार्ट होता है ब्लड का, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड सेल्स। उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स। जो सेल होगा वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसियस स्टेट में होता है। सेल सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। तो जो सेल्स हैं दैट इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड और नॉट? यस सर। अब प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लाज्मा। प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा होता है, यदि हम उसकी कंपोजिशन की बात करें, उसके कंपोजिशन की बात करें तो उसमें 92% वाटर होता है एंड 8% डिसॉल्व्ड प्रोटीन होता है, डिसॉल्व्ड प्रोटीन। तो 92% वाटर मतलब कि पूरा लगभग पानी तो हो गया। तो पानी लिक्विड होता है या सॉलिड होता है? लिक्विड। अब यदि हम ब्लड सेल्स की बात करें तो 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी जो है उसे हम एरिथ्रोसाइट सेल्स के नाम से भी जानते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ आरबीसी इज व्हाट? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स या सेल कहते हैं, ठीक है। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो वर्ड कहीं पे भी होगा तो इसका मतलब रेड है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। ल्यूको वर्ड कहीं पे भी होगा, इसका मतलब है व्हाइट कलरलेस। ये मैंने प्लास्टिक्स में बताया था आप लोगों को। और जो प्लेटलेट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। इन्हें क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। याद नहीं रहता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स याद रहेगा? यस सर। तो ये सब मिलकर सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड को फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं? यस सर। अब इसमें क्या होता है, यदि हम सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की, आरबीसी को देखोगे तो इट विल बी अपीयरिंग यू एज बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर। बाइकॉन्केव कुछ कैसे? डंबल समझ में आता है? डंबल। इट विल अपीयर एज डंबल शेप, अपीयर एज डंबल शेप। जैसे डंबल होता है ऐसे, इसको अगर उठाते हैं तो इस तरह के शेप का होता है आरबीसी। और इसके ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो कॉन्केव वाला पार्ट, ऐसा वो जो पार्ट होता है ना, इस पे हेमोग्लोबिन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन का जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो है आयरन। वो है क्या? आयरन। और आयरन का कलर जो होता है वो रेड होता है। इसीलिए आरबीसी का कलर कैसा हो जाता है? रेड। आरबीसी जो सेल होता है उसका रेड कलर नहीं होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से। हेमोग्लोबिन जो होता है उसका कलर रेड होता है और वही अटैच होता है आरबीसी के पे, इसीलिए वो कैसा अपेयर करेगा? रेड। जैसे मान लो
तुमने रेड जैकेट कोट पहन लिया, रेड पैंट पहन लिया, अब तुम जा रहे होगे या कोई नहर से देखेगा आपको तो तुम रेड नजर आओगे या तुम्हारा मुंह व्हाइट और जूते ब्लैक दिखाई देंगे? रेड। रेड दिखाई देंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है दैट वाज कवर्ड बाय द रेड पार्ट। तो इसीलिए जो आरबीसी होता है उसके मेजर पार्ट को कौन कवर कर लेता है? ऊपर वाले पार्ट को हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। और उसका कलर कैसा होता है? रेड। रेड। तो यदि हेमोग्लोबिन तुम्हारे बॉडी में नहीं बन रहा है तो किस चीज को लेने की जरूरत है? आयरन। हेमोग्लोबिन का सेंट्रल एलिमेंट क्या है? आयरन। आयरन। इसका शेप देखोगे तो ऐसा होता है, जैसे मान लो ये आयरन है ना, ये सेंट्रल एलिमेंट हो गया, तो इसमें ऐसे ग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कुछ। हेमोग्लोबिन, हेम वर्ड जो होता है वो आयरन के लिए होता है, ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो 4 प्रोटीन होते हैं जो उसको इम्बेडेड करके रखते हैं, उसको घेर के रखते हैं। मतलब हर एक ग्लोबिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। तो एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? 4। कितने को कैरी कर सकता है? 4। जैसे हमारे 2 आर्म हैं तो हम 2 चीजों को तो कम से कम पकड़ ही सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 आर्म होते तो हम 4 चीजों को पकड़ सकते थे। इसके 4 आर्म हैं, तो एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है? 1। एक हेमोग्लोबिन 4, क्योंकि एक हेमोग्लोबिन के 4 ग्लोबिन के आर्म होंगे और चारों ग्लोबिन आर्म एक ऑक्सीजन को होल्ड कर सकता है। तो कितने ऑक्सीजन को होल्ड कर सकते हैं? 4। ऐसा समझ में? यस सर। अब आरबीसी की खास बात होती है, एक सबसे बड़ी बात ये होती है, तुम्हारे बॉडी में जितने भी सेल हैं उसमें वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है आरबीसी, और इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है तुम्हारे ब्लड के अंदर। इसीलिए तुम्हारा ब्लड जो होता है वो रेड कलर का अपीयर होता है, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर प्रेजेंस ऑफ आरबीसी सेल इन योर ब्लड, बिकॉज ऑफ दैट our blood appears red। यदि आरबीसी को सेपरेट कर दिया जाए तो हमारा ब्लड जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। अब आरबीसी की खास बताया, दैट इज द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी और नॉट। दूसरी खास बात ये है कि आरबीसी जो होता है जब मैच्योर्ड होता है तो मैच्योर्ड होने पे अपने सारे ऑर्गेनल को लूज कर देता है, चाहे वो उसका न्यूक्लियस हो चाहे कोई भी ऑर्गेनल हो। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल होते हैं ना वो सभी वो लूज कर देता है मैच्योरिटी अटेन होने पे। इस कारण से उसका लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन वो 120 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? 120। लाइफ स्पैन कहने का मतलब है जब फॉर्म हुआ तब से लेके नेचुरल डेथ, वो जो टाइम पीरियड होता है दैट विल बी कॉल्ड एज